नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप तो देख ही रहे हैं कि कैसे करण जौहर एंड उनकी टीम पब्लिक को जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बनाने पर उतारू हो चुकी है। और वो बॉलीवुड के ट्रेड एक्सपर्ट्स जो एक्चुअली में जिनका काम है फिल्मों का जो रियल कलेक्शन है वो जनता तक पहुंचाना, लेकिन कैसे उन लोगों ने तो कलेक्शन की, हिट की, ब्लॉकबस्टर की डेफिनेशन ही चेंज करके रख दी है। ये ट्रेड एक्सपर्ट एंड ये बॉलीवुड के या फिर मीडिया के वो लोग जिन्होंने कहा था कुछ समय पहले तक कि ट्यूबलाइट जैसी फिल्म जिसका बजट था 100 करोड़, बट उस फिल्म ने फिर भी 200 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था, बट स्टिल उस फिल्म को एक फेलियर, एक डिजास्टर माना जाता है। शाहरुख खान की पिक्चर जीरो जिसका बजट तकरीबन 200 करोड़ के आसपास था एंड उस फिल्म का जो कलेक्शन था वो बजट के ऑलमोस्ट आसपास आ चुका था, बट स्टिल उस फिल्म को एक फ्लॉप, एक डिजास्टर की संज्ञा दी जाती है। और आमिर खान की पिछली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म ने पहले दिन 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके बावजूद ये जो पिक्चर, ये लाइफ टाइम कलेक्शन तकरीबन 300 करोड़ तक ही कर पाई। इसके बावजूद उस फिल्म को आमिर खान की सबसे घनघोर डिजास्टर मूवी का टैग हासिल था। हालांकि अब वो टैग जो है वो लाल सिंह चड्ढा को मिल चुका है। तो ये जो बॉलीवुड की फिल्में हैं जिन्होंने 200 करोड़ 300 करोड़ का कलेक्शन करा, बट स्टिल वो फिल्में डिजास्टर फिल्में मानी जाती हैं। अब वही बॉलीवुड वाले ब्रह्मास्त्र फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म की संज्ञा देने लग गए हैं, जबकि ये फिल्म अपना जो बजट था ना उसके भी आसपास भी नहीं पहुंची है। और कैसे मैनिपुलेशन गेम चल रहा है एंड किस तरह करण जौहर और उनकी टीम डे बाय डे 200 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़। Oh, really? अरे भाई साहब थोड़ा सब्र तो कर लो। एंड ये तो आप भी जानते हैं और मैंने अपने वीडियो में कहा भी था, जब मैंने ब्रह्मास्त्र का रिव्यू दिया था, मैंने कहा था आप देखिए कैसे करण जौहर डे बाय डे पोस्ट करेगा कि 100 करोड़ कर लिया, 200 करोड़ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जबकि ये जो कलेक्शन है ये कितने ऑथेंटिक है इसके बारे में कोई नहीं जानता। जबकि वो मीडिया के लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, जो इलेक्शन जब होते तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले, तुम जीते, वही लोग अब कह रहे हैं कि भैया आप आंख मूंद करके यकीन कर लो करण जौहर जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है उन आंकड़ों के ऊपर। अब ये जो फिल्में होती हैं इनका कलेक्शन, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब। अब ये जो बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं ये भी एक प्रोडक्ट ही है, और जैसे बाकी के जो बिजनेस या काम धंधे होते हैं वहां पर जैसे कॉस्ट होती है अपना प्रोडक्ट बनाने में, वो प्रोडक्ट मान लीजिए आपने 100 रुपए का बनाया, अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में तो कम से कम आपको 100 रुपए तो कमाने पड़ेंगे। जब तक आप 100 रुपए नहीं कमाओगे तब तक आप घाटे में जाओगे ना। आपको प्रॉफिट तब होगा जब आपके 100 रुपए रिकवर हो जाए और उसके ऊपर आमदनी होने लग जाए। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, कश्मीर फाइल्स। वो पिक्चर जो बनी थी उसका बजट तकरीबन 15 से 25 करोड़ बताते हैं, लेकिन इस फिल्म ने अपना बजट जो था उसको रिकवर किया, उसके ऊपर और बम्पर कलेक्शन करा, तकरीबन 350 करोड़ के आसपास वो पहुंच गई, जबकि बजट था सिर्फ 25 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा फायदा हुआ है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इसे कहा जाता है। एंड वो लोग जो अभी से कहने लग गए हैं कि ब्रह्मास्त्र ब्लॉकबस्टर है, जी नहीं, वो एक डिजास्टर है, एपिक डिजास्टर। क्योंकि ब्रह्मास्त्र को अगर ब्लॉकबस्टर टैग अर्न करना है ना तो उसको कम से कम 500 से 550 तो कमाने ही पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में, जो कि होता हुआ दिख तो कहीं से कहीं तक नहीं रहा है। तमाम कोशिश के बावजूद ये लोग कितना भी कोशिश कर ले, इस फिल्म को तकरीबन 100 करोड़ का नुकसान तो होना गारंटेड है। अब ये करण जौहर और उसके टुकड़ों पर पलने वाले लोग भले ही मनगढ़ंत किस्से कहानियां सुना ले, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये जो फिल्म है 410 करोड़ का जो बजट है ये उसके आसपास कहीं से कहीं तक पहुंचने वाली नहीं है। भले ही ये लोग कितना भी पब्लिक को बेवकूफ बना ले, लेकिन पब्लिक सब जानती है इस फिल्म का बजट 410 करोड़ है। एंड अगर इस फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग अर्न करना है तो इसको 400 करोड़ के ऊपर 100-150 करोड़ और कमाने पड़ेंगे। और आप देख चुके हैं कि मंडे का कलेक्शन ऑलरेडी डाउन हो चुका है, तकरीबन 15-16 करोड़। अब धीरे धीरे कलेक्शन कम होता जाएगा। तो वो तमाम लोग जो ख्याली खिचड़ी पका रहे हैं ना कि भैया ब्लॉकबस्टर है, ये है, तेरी जली तेरी जली, अरे भैया जली किसकी है ये जमाना जानता है। अपनी जली पर बर्नॉल लगाने के लिए फेक कलेक्शन, लोगों से पेड रिव्यू करवा दो, और कैसे कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, खुद अपने ही लोगों के टिकट बुक करा दो। ये एक निंजा टेक्निक होती है भाई साहब। कोई जो आदमी दुकान खोलता है, वो दुकान चल रही है, वहां बहुत लोग आ रहे हैं, उस दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए कई व्यापारी अपने ही लोगों को ग्राहक बना बना करके भेजते रहते हैं, सो दैट लोगों में इंप्रेशन जाए। और परसेप्शन कैसे बनाया जाता है ये तो करण जौहर अच्छे से जानता है। उसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था ना, जहां पर वो कह रहा था कि मैं तो पहले से ही स्टार रेडी रखता हूं, 3 स्टार 4 स्टार, और चिपका देता हूं, बिकॉज इट हेल्प्स टू क्रिएट अ परसेप्शन। Besides a few people, I think you one of them, we can't pay, but otherwise everything You is look paid. disappointed. It would help, undo those stars. Now you stop, but we need those stars. No, that gold disc. Those anyway, those
That charts with the stars are ready before the film only. 4, 3.5 years. tragic. You know that 80% people know stars. Paid pandemic sell. There paparazzi you pay. There houses you pay. You do it because you have to build perception. You do whatever it takes. You do it. It's all fun. अब जिन्हें अंग्रेजी आती है वो तो इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पर करण जौहर क्या बोला। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती लेकिन वो इकोनॉमी जीडीपी एक्सपर्ट है, उन्हें मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। यहाँ करण जौहर कह रहा था कि 4 3 2 स्टार्स आर रेडी बिफोर द रिलीज। मतलब ये 3 स्टार जो दिए जाते हैं ना पोस्टरों के ऊपर, ये पिक्चर रिलीज के पहले से ही तैयार हो जाते हैं, सो दैट एक परसेप्शन चला जाए। तो वो इंसान जो अपनी पिक्चर के रिलीज होने के पहले ही उसे 3 स्टार दिलवाने, 4 स्टार दिलवाने हैं, ये सब कुछ प्रिंट करा के तैयार रखता है, क्या उस इंसान ने पहले से ये चार्ट प्रिपेयर नहीं कर रखे होंगे कि आज का कलेक्शन 80 करोड़, आज 100 करोड़, 200 करोड़। तो ऐसे फेक और ऐसे झूठे लोगों पर सिर्फ झूठे ही यकीन कर सकते हैं। अपन तो भैया इन लोगों पर रत्ती भर भरोसा नहीं करते साहब। ये लोग एक नंबर के मैनिपुलेशन किंग है और पब्लिक को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना इनके डीएनए में है। वो लोग जो 50 रुपए का दूध नहीं लेते हैं वो कहते हैं कि भी पनीर पर जीएसटी लग गया, दही पर जीएसटी लग गया। अरे डीएसके वीडियो बनाओ महंगाई के ऊपर, क्या करें भाई साहब, इतनी महंगाई हो गई है। लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं हम तो पिक्चर को हेट कराएंगे। मतलब वो लोग जो 50 रुपए का दूध नहीं खरीद सकते लेकिन 500 रुपए 2.5 घंटे में उड़ा करके आ जाएंगे एक पिक्चर के ऊपर, जबकि आप चाहें तो उसी 500 रुपए में 10 लीटर दूध ला सकते हैं, जो आई थिंक 10 दिन तो चल ही जाएगा। तो ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी अपनी सोच है। बट इन तमाम बातों के बीच में उन लोगों का दोगलापन डेफिनेटली बाहर आ चुका है जो बार बार कहते हैं कि महंगाई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन वो लोग एक जिद में लगे हैं, एक ईगो में लगे हैं कि नहीं वो ब्रह्मास्त्र देखने जरूर जाएंगे, भले ही उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ जाए। एंड ऐसे लोग एक्चुअली में साबित कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े वाले चमचे भी हैं और अंधभक्त भी हैं, जबकि वो दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लोग अपनी जेब का पैसा जो है वो पिक्चर में डाल रहे हैं। फिर वही लोग आकर के रोने लग जाएंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, दही पर जीएसटी लग गया, पनीर पर जीएसटी लग गया। लेकिन एक 3 घंटे की पिक्चर के लिए लोग आराम से पैसा खर्च करते हैं। अंदर जो 20 रुपए का पॉपकॉर्न होता है वो 400 में मिलता है, उस पर कितना टैक्स है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता साहब। लेकिन दूध पर टैक्स है या फिर पनीर पर या दही पर, जो कि आई थिंक 50 60 70 रुपए, मतलब 100 रुपए के अंदर आ जाएगा, बट वो आपको महंगा लगता है। लेकिन 500 रुपए थिएटर का टिकट और 400 रुपए का पॉपकॉर्न, मतलब 1000 रुपए आपको, अरे चलता है भाई साहब, चलता है। ये जो मेंटेलिटी है ना कुछ लोगों को, वो डेफिनेटली एक्सपोज हुई है। और ये वो लोग हैं जो मेरे वीडियो के नीचे आकर बहुत ज्यादा भौंकते हैं कि डीएसके महंगाई पर वीडियो बना, डीएसके देश की जीडीपी डाउन हो गई है। देश की जीडीपी भी डाउन हो गई है और आपके पास बहुत पैसा भी है सिनेमा पर खर्च करने का। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। एंड मेल खाने से याद आया मुझे कि कुछ मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि अभी तो इस पिक्चर ने 150 करोड़ भी नहीं किया है, कुछ मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि 250 करोड़ कर लिया। मतलब कैसे पब्लिक को ये लोग मिल करके चूतिया बना रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ग्रॉस कलेक्शन वर्सेस नेट कलेक्शन, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। ग्रॉस कलेक्शन ये जो 225 करोड़ दिखा रहे हैं, अभी उसमें टैक्स कटेगा, उसके बाद ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सबका शेयर भी जाएगा। तो करण जौहर के पास कितना बचा भाई साहब? कम से कम उसको 550-600 करोड़ तो कमाना पड़ेगा, तब जाकर के कॉस्ट रिकवर होने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो मिलता है, तब पिक्चर ब्लॉकबस्टर बनती है। ऐसा नहीं कि 400 करोड़ की पिक्चर है, अभी आधा ही कमाया, अरे आधा तो लॉस में है ना, अभी पूरा तो कमा लो, उसके बाद पिक्चर को हिट बोलना। अभी तो वो एवरेज भी नहीं है साहब, अभी तो फ्लॉप से नीचे डिजास्टर में ही चल रही है। लेकिन सुमित काडेल कहिए या फिर वो टुटेजा कहिए या फिर बॉलीवुड के जितने भी लुक हैं, सब लग गए हैं अफलातूनी किस्से कहानियां गढ़ने में कि ब्लॉकबस्टर, एपिक ब्लॉकबस्टर। एपिक ब्लॉकबस्टर कैसी फिल्में होती हैं? जैसे कश्मीर फाइल्स, बजट सिर्फ 25 करोड़ लेकिन कलेक्शन 300 करोड़। कोई तो वजह है ना जिसकी वजह से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसने 300 करोड़ कमाए, उसको डिजास्टर बोला जाता है। तो ये जो लॉजिक दे रहे हैं ना कि 400 करोड़ की पिक्चर है, 200 करोड़ कमा लिए तो ब्लॉकबस्टर हो गई, ऐसे ही लोगों में शामिल हो गए वो सुमित काडेल जैसे लोग, जिसको लोग ट्रेड एक्सपर्ट बोलते हैं। बड़ी बड़ी बातें करी थी उसने, वो पृथ्वीराज कमाएगी 200 करोड़ और शमशेरा कमाएगी 250 करोड़, कुछ नहीं हो पाया भाई साहब। उसको करण जौहर ने एक्स्ट्रा ओवरटाइम करने का पैसा ज्यादा दे दिया, तो हर घंटे हर मिनट की अपडेट दे रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले कि किसी फिल्म के बारे में हर घंटे या फिर हर मिनट लोग अपडेट दें। एकदम क्रिकेट की कमेंट्री जैसे बॉल बाय बॉल अपडेट होती है ना क्रिकेट में, ऐसे यहाँ पर हर घंटे अपडेट दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? सो दैट ये लोग पब्लिक को बरगला सके, मैनिपुलेट कर सके कि जाओ जाओ जाओ। जैसे कि मैंने परसेप्शन का कहा था, कैसे करण जौहर मीडिया के लोगों को बुला करके 3 स्टार 4 स्टार दिलवा देता है, उसी तरह क्या वही करण जौहर लोगों को ये नहीं बोल सकता कि भाई इतना इतना कलेक्शन के चार्ट बनवा दो, सो दैट एक परसेप्शन बन जाए।
सो इट्स ऑल नथिंग बट जस्ट अ गंदा वाला धंधा, और कैसे फेक कलेक्शंस को ये लोग रियल बोल करके प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है ये आपसे कतई छुपा है नहीं। इतनी क्रिंज, इतनी घटिया पिक्चर जिसमें आलिया भट्ट का जो डायलॉग या फिर उसकी जो एक्टिंग है उसके ऊपर एक शॉर्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं। अच्छा, इस पिक्चर का एक सीन मेरे पास आया था, हालांकि कुछ लोग कह रहे भाई तुम देखने चले गए। जी नहीं, मैं बिल्कुल देखने नहीं गया, मेरे पास कुछ सीन्स आए थे, क्लिप्स आए थे, उसी के आधार पर मैंने अपना रिव्यू डाला था। एक सीन अगर मुझे उस दिन और आ जाता ना तो अपने उस दिन के वीडियो में ये पॉइंट मैं डेफिनेटली हाईलाइट करता, लेकिन ये सीन मेरे पास काफी बाद में आया। ये जो ब्रह्मास्त्र है इसमें शाहरुख खान को ये कुछ जो विलन्स हैं जोर वगैरह रफ्तार ये मार देते हैं। हालांकि मीडिया बोलती है इट्स अ सुसाइड, लेकिन रणबीर कपूर बोलता है नो इट वाज अ मर्डर। लेकिन रियल लाइफ में सुशांत सिंह राजपूत जिसे मार दिया गया उसे ये लोग कह रहे हैं आत्महत्या, वहां पर तो कोई नहीं बोला नो इट्स नॉट अ सुसाइड इट्स अ मर्डर। लेकिन रियल लाइफ में ये लोग सब जानते हुए भी मुंह में दही जमा लेते हैं। रणबीर का वो जो डायलॉग है उस पिक्चर के अंदर नो इट्स नॉट अ सुसाइड इट्स अ मर्डर, लेकिन रियल लाइफ में सुशांत के साथ क्या हुआ उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। खैर, बॉलीवुड वालों से तो कभी कोई सही बात की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। बॉलीवुड तो हमेशा से गलत चीजों को प्रमोट भी करता है, संजय दत्त को सपोर्ट करते रहे, आर्यन खान को बोलते रहे कि भैया वो तो बच्चा है, लेकिन सुशांत को ये लोग ड्रगी साबित करते रहे। तो ऐसे बॉलीवुड वालों से किसी अच्छी चीज की उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते, और ये उम्मीद करना भी बेईमानी होगा कि वहां पर ईमानदारी होगी, वहां पर एकदम ऑनेस्टी के साथ ये आंकड़े वगैरह प्रस्तुत किए जा रहे होंगे। जी नहीं, वहां तो गोरख धंधा चलता है, और उस गोरख धंधे की चपेट में पब्लिक आ रही है और अपना कीमती समय और पैसा सब लुटा रही है। फिर वही पब्लिक आके खड़ी हो जाएगी, अरे दूध बहुत महंगा हो गया, मोदी हाया है, मोदी हाया है, ईवीएम हैक कर लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाओ, हम कैसे मान ले? लेकिन हमसे कहा जाएगा कि उनके बताए हुए आंकड़ों पर आंख मूंद करके यकीन कर ले। वाह भाई, गजब दोगलापन है। खैर, आप कमेंट करके बताएं आपके भी ओपिनियन। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।